आज हम सीटेट 2012 में जो सेकेंड टाइम पेपर हुआ था हम उसको डिस्कस करेंगे। और ये बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र है, सीडीपी का 30 क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गति कौशल यानी जो एकदम मतलब बारीकी से किया जाता हो, एकदम बारीकी से करने वाला काम। तो सूक्ष्म गति कौशल, तो इसमें पहला है लिखना, दूसरा है चढ़ना, तीसरा है कूदना और चौथा है दौड़ना। तो ये इसका पहला सही होगा। लिखना सूक्ष्म गति कौशल है। पत्र लिखना, निबंध लिखना आदि यह सब है, ये भाषा कौशल है मुख्य रूप से। और ये बच्चों में विद्यालय से अर्जित करते हैं, बच्चे विद्यालय से अर्जित करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किशोरा डैश डैश का अनुभव करता है, मतलब किशोरावस्था में बच्चा किस तरह का अनुभव करता है। ये किशोरावस्था ये कैसी अवस्था है, न बच्चा मेच्योर हुआ रहता है, न बच्चा एकदम बाल्यावस्था होता है, ये बीच की अवस्था होती है। तो बीच की अवस्था होती है तो उसमें बच्चा किस तरह का अनुभव करता है। तो इसमें पहला है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, दूसरा है उसमें आत्मसिद्धि के भाव, तीसरा है जीवन के विषय में परिपक्वता, और तीसरा है आपका दुष्चंता एवं स्वयं से सराकोर। तो इसका ऑप्शन यही होगा कि बच्चा अपने में एकदम डूबा होता है, वो अपने सामाजिक चीज़ों को और भी मतलब अपने आगे बढ़ने के लिए, अपने चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए वो सारी चीज़ें करता है, और उसके बॉडी में शारीरिक परिवर्तन होता है तो उस चीज़ से भी वो रहता है अपना परेशान। तो फिर मतलब एक बैग ही अलग सा चेंज होता है उसकी बॉडी में, और फिर चीज़ों को लेकर के सामाजिक हो गया, धन संपत्ति, स्वास्थ्य, शारीरिक आकृति आदि सब चीज़ की सफलताओं और अपनी कमियों के बारे में जानता है और समझने की कोशिश करता है। ये दुविधा की अवस्था भी होती है, या फिर तूफानी अवस्था भी इसको कहा जाता है पेडागोजी में। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों की सामान्य डैश डैश होता है, मतलब शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को मतलब इसमें से क्या होता है। डिसलेक्सिया होता है, डिस्कैलकुलिया होता है, डिस्ग्राफिया और डिस्थीनिया होता है। इन सबों में से क्या होता है। तो शारीरिक रूप से अक्षमता बच्चों का जो न कर पाना शारीरिक रूप से, तो तीसरे का ये हुआ डिस्ग्राफिया यानी शारीरिक अक्षमता से लिया गया है। इससे पीड़ित बच्चों को लिखने में, पढ़ने में, बोलने में कठिनाई होती है। तो इसको डिस्ग्राफिया कहते हैं, लिखने से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, आंशिक पुनर्बल क्या होता है। आंशिक पुनर्बल, तो इसमें पहला ऑप्शन है वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुपयुक्त नहीं किया जा सकता, दूसरा है पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, तीसरा सतत पुनर्बल की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, चौथा सतत पुनर्बल की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। तो इसमें से आंशिक पुनर्बल यानी आंशिक पुनर्बल सतत एवं पुनर्बल की अपेक्षा अधिक प्रभावी होती है, क्योंकि पुनर्बल से तात्पर्य होता है अनुक्रिया या बार बार दोहराने की संभावना, जबकि सतत पुनर्बल के माध्यम से नवीन प्रतिक्रियाओं को जन्म देता है। तो चौथे का ऑप्शन आपका तीसरा सही होगा। सतत पुनर्बल की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है आंशिक पुनर्बल। पांचवा देखते हैं। पांचवा है प्रतिभाशाली विद्यार्थी में क्या चीज़ें होती हैं। जिनमें स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, मतलब गुपचुप होते हैं, एकदम शांत होते हैं स्वभाव से। दूसरा है अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते, यानी उनकी जो ज़रूरतें हैं उसको एक नियम से बना करके दृढ़ होकर के नहीं पूरा कर पाते हैं। तीसरा है अपने निर्णयों में आत्मनिर्भरता नहीं होता है, और चौथा है शिक्षकों में स्वतंत्रता। तो इसमें अब प्रतिभाशाली बच्चों का क्या लक्षण है। प्रतिभाशाली बच्चों का लक्षण है अपने निर्णयों में आत्मनिर्भरता। वो अपने निर्णय से अपनी चीज़ों से दृढ़ होते हैं, अपनी चीज़ों को करने के लिए वो आत्मनिर्भर होते हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं तुम कर लेंगे, ये प्रतिभाशाली बच्चे। चलिए आगे देखते हैं। छठा क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। पहला है इसमें प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता न करना। दूसरा है बच्चों की संगीत में सर्वश्रेष्ठ रूप से सीख सकते हैं, जिसका बुद्धिलब्ध से कम होता है। सहयोगात्मक समस्या समाधान या प्रत्येक विद्यार्थियों को, चौथा प्रत्येक विद्यार्थियों की व्यक्तिगत रूप से दंत कार्य देना।
तो छठवें का ऑप्शन होगा वाइगोत्स्की के अनुसार, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहयोगात्मक समस्या समाधान, क्योंकि इसमें प्रत्येक छात्र अपने उत्तरदायित्व को निर्वहन सक्रिय रूप से करते हैं। इसके अंतर्गत बच्चों का एक छोटा समूह आपसी मतभेद भुलाकर एक समान लक्ष्य की प्राप्ति की ओर कार्य करते हैं। तो ये छठवें का आपका तीसरा सही हुआ कि सहयोगात्मक और समस्या समाधान, मतलब एक दूसरे का सहयोग करते हैं और समस्या का समाधान करते हैं। चलिए आगे देखते हैं सातवां क्वेश्चन है चिंतन के सूचना प्रक्रम सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। तो इसमें पहला प्रतिक्रिया, दूसरा प्रतिक्रिया चयन, तीसरा प्रतिक्रिया पूर्व प्रक्रम, चौथा श्रेणी क्रम। तो इसमें क्या है, चिंतन के सूचना और प्रकरण सिद्धांत में क्रमिक चरण, पूर्व क्रमिक चरण, श्रेणी के कारण प्रतिक्रिया चयन एवं प्रतिक्रिया क्रियावहन होते हैं। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू होता है। चिंतन सभी संज्ञानात्मक क्रियाओं या प्रक्रियाओं का आधार होता है। एकमात्र मानव जाति में ही यही पाया जाता है। तो इसका आपका सातवें का हो गया आपका चौथा श्रेणी क्रम, एक श्रेणी क्रम में होता है। चिंतन की सूचना प्रकरण सिद्धांत से मतलब एक क्रम में चीज़ें होती हैं, मानव में यही चीज़ें हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये हुआ आपका, इसको व्यवस्थित तरीके से वो करना है। तो पहला आपका ये हुआ, ये पूर्व क्रम हुआ, फिर पहले नंबर पे आपका ये हुआ, पहले नंबर का आपका ये हुआ, दूसरे नंबर पे ये हुआ श्रेणी क्रम, फिर तीसरे नंबर पे आपका मतलब इसको व्यवस्थित क्रम में रखना है, फिर ये हुआ तीसरे नंबर पे, फिर चौथे नंबर पे ये हुआ। ठीक, आगे देखते हैं। एक बच्चा जो डैश डैश से ग्रसित है वह से को वॉज और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है। तो ये किससे है? अगर देखिए बच्चा अगर लिखी हुई चीज़ों को उल्टा पढ़ता है तो ये डिसलेक्सिया से ग्रसित है बच्चा। डिसलेक्सिया से किसी चीज़ को सही, जैसे 6 है तो 6 को 9 पढ़ देना, तो ये चीज़ें ये डिसलेक्सिया से है। आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन। सीखने संबंधित योग्यताएं सामान्यतः हैं। पहला है लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती है, अधिकता लड़कों में पाई जाती है। दूसरा है अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती है जो शहर व क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है। और तीसरा है उन बच्चों में पाई जाती है विशेषताएं जिसके पौत्रिक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हैं। और चौथा है आपका कि औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। तो इसका आपका 9वें का आपका आंसर तीसरा होगा। तीसरा हो गया उन बच्चों में पाई जाती है। सीखने संबंधित योग्यताएं सामान्यतः उन बच्चों में पाई जाती है विशेष जिसके पौत्रिक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। और ये अनुवांशिक होता है, जैसे माता पिता के शारीरिक एवं मानसिक विकारों का उनके संतानों में हस्तांतरित होना से संबंधित है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बालकों को प्रोत्साहित करने का निम्न में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? बच्चा अगर स्कूल में उपस्थित नहीं है, नियमित रूप से उपस्थित नहीं है, तो इनमें से कौन सा तरीका अपनाया जा सकता है? तो पहला है बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनी दंड और अपराध बनाया जाए। दूसरा है विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। ये भी नहीं होगा। बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपया दिया जाए। नहीं, आवासीय विद्यालय खोला जाए। तो ये कि अगर बच्चों का इंटरेस्ट जगाना है, बच्चों के कॉलेज में आने के लिए, उपस्थित होने के लिए प्रोत्साहित करना है, तो उसके लिए आवश्यक है कि इसके लिए उचित तरीका होता है कि आवासीय विद्यालय खोला जाए, क्योंकि इसमें ऐसे बच्चों का उपयुक्त वातावरण के साथ साथ अधिगम के अधिक अवसर भी प्राप्त होते हैं। तो बच्चों को कंफर्टेबल फील होता है, तो वो चीज़ों को वो नहीं करता है। तो इसलिए आवासीय विद्यालय खोला जाए तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आने की कोशिश करेंगे, उनको अपने घर जैसा माहौल मिलेगा, तो वहाँ बच्चे ज़्यादा सीखने की कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन। विद्यालय में लिंग भेद से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है? जैसे ये जेंडर बायस में बचने के लिए क्या किया जाता है, सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो पहला है पुरुष एवं महिला शिक्षकों को सामान्य संख्या में भर्ती करना चाहिए। दूसरा, विद्यालय में लिंग भेद को दूर करने के लिए नियम बनाना और सख्ती से उनका पालन करवाना। तीसरा है संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना चाहिए। चौथा है शिक्षकों द्वारा अपने लिंग पक्षपूर्णता व्यवहार का
संज्ञान करना चाहिए। तो ये जेंडर बायस है, तो जेंडर बायस को ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे जो लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका शिक्षकों द्वारा लिंग पक्षपूर्णतः व्यवहार का अधिसंज्ञान होना होता है, क्योंकि लिंग पुरुष महिला के मध्य असमान संबंधों को व्यवस्थित न करना या पुरुष महिलाओं में भेदभाव करना, ये सामाजिक संगठन को प्रदर्शित करता है। तो इसमें आपका चौथा क्वेश्चन सही होगा। शिक्षकों द्वारा अपने लिंग पक्षपूर्ण व्यवहार को अधिसंज्ञान करना चाहिए। तो इसका आपका चौथा सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षिक क्षेत्रों से निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित स्थापना किस आधार पर किया जा सकता है? तो इसमें पहला है, वह व्यक्ति विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। दूसरा है, यह हास्यकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। तो यहाँ देखते हैं, ये आगे देखते हैं। तीसरा ऑप्शन देते हैं, यह सार्वभौमिक धारणा को सुनिश्चित करता है। और चौथा है, यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सामान्य विकसित करता है। तो आपका 12वें का आंसर होगा। 12वें का आंसर आपका पहला हुआ। 12वें का आंसर आपका पहला हुआ। वह व्यक्ति विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। चलिए आगे देखते हैं और 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का ज़रूरत पड़ता है। मतलब विद्यार्थियों के लिए पोर्टफोलियो यानी बच्चे का एक फाइल बनाना, फाइल की बच्चा ने किस किस तरह अपनी चीज़ों इम्प्रूव किया है, उस चीज़ को पोर्टफोलियो कहते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों समावेशन, दूसरा अभिभावकों का समावेशन, तीसरा विद्यार्थियों बहिष्कार और चौथा है अन्य शिक्षकों समावेश। तो इसमें विद्यार्थियों का समावेश होना चाहिए। पहला सही है कि कोई भी चीज़ पोर्टफोलियो बनाते समय या सामग्री इकट्ठा करते समय हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि विद्यार्थियों को केंद्र में रखा जाए, विद्यार्थियों और समावेश को, उसमें भेदभाव न किया जाए, सबको एक साथ एक चीज़ें मतलब बताई जाए और शिक्षा दी जाए, और किसी के प्रति किसी को ये ना बताया जाए कि नहीं आप किसी से कम हैं, आप किसी से ज़्यादा हैं। लड़कियों को ऐसे कहें कि आप कमज़ोर हैं, लड़कों को ऐसे कहें कि नहीं आप बहुत चीज़ें आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कहा जाएगा। 14वां क्वेश्चन देते हैं, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उनके पास होता है, तो उनके पास क्या चीज़ें होती हैं? निष्पादन, परिवहन, अभिविन्यास, कार्य परिहार, अभिविन्यास या नैपुणता, अभिविन्यास या निष्पादन, उपागम, अभिविन्यास। तो 14वां का हुआ, 14 का आपका चौथा हुआ निष्पादन, उपागम, अभिविन्यास। इसमें हुआ जैसे शैक्षिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करता है, जिसके पास निष्पादन, उपागम, अभिविन्यास होता है। समृद्ध ज्ञान, जैसे शिक्षकों में भी समृद्ध ज्ञान के से। आगे देखते हैं 15वां क्वेश्चन, शिक्षक के अलावा शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए सामान्य समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बनाया जाता है। समस्या समाधान के लिए विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बनाया जा सकता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, पहला है विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना। दूसरा है मुफ्त अंतः वाली सामग्री उपलब्ध कराना, जो मुफ्त में है, मुफ्त। और तीसरा है मुफ्त खेल के लिए समय देना। चौथा है सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित। तो 15वां का आपका हुआ, 15वां का सही हुआ पहला। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहा हो तो उससे परिपूर्णता की अपेक्षा करना कि वो कर लेगा या कर सकता है, या उसको प्रोत्साहित करना कि हाँ आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, उसको मोटिवेट करना और उसकी शैक्षिक कठिनाइयों में उसका समाधान देना, उसका नियोजन करना, ये हुआ। चलिए आगे देखते हैं 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंतः विषय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि इसमें से पहला है विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहुत संदर्भ में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने की अवसर दिए जाने। दूसरा है प्रकरणों की विविधता जिन्हें
पाश्चर्य से संबोधित किए जाने की आवश्यकता होती है। आवश्यकता है से शिक्षकों की अभिभूत होने का कम संभावना होती है। और तीसरा, विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरण के प्रति न नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। चौथा, पाठ्य योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों की अधिक लचीलेपन की अनुमति देना। तो आपका 16वें में हो गया। 16वें का पहला सही है। विद्यार्थियों को सीखने एवं नए ज्ञान को बहुसंदर्भित में अनुप्रयोग करने और सामान्यकृत करने के अवसर दिए जाना, ये अंतः विषय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ है। 17वां देखते हैं। 17वां है, सफल समावेश को निम्नलिखित में से आवश्यकता होती है शिवाय, मतलब इसमें से कौन सा नहीं हो सकता, बाकी सब चीज़ें हो सकती है। इसमें पहला है पृथकीकरण, दूसरा है अभिभावकों की भागीदारी, तीसरा है क्षमता संवर्धन और चौथा संवेदनशील बनाना। तो 17 का आपका ये नहीं हो, पहला नहीं ऑप्शन नहीं होगा कि पृथक नहीं करना होता है। बाकी सभी चीज़ें होता है कि सफल समावेश में अभिभावकों की भागीदारी होती है, क्षमता संवर्धन होता है, संवेदनशीलता होने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके माध्यम से बालक अपने तथा अपने वातावरण के बीच संतुलन का उल्लेख करता है। और सफल समावेश के पृथक की आवश्यकता नहीं की जाती। बस इसमें पहला गलत होगा, बाकी सब सही है। 18वां क्वेश्चन देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है उपागम का। तो इसमें पहला है सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। दूसरा है समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है। तीसरा, समस्या कथन में संकेत निहितार्थ रूप से दिया जाता है। चौथा, समस्या मौलिक होती है। तो ऐसा नहीं है समस्या मौलिक। तो 18वें का आपका तीसरा सही है। समस्या कथन में संकेत निहितार्थ रूप से दिया जाता है। समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है ये, इसमें दिया जाता है समाधान। आगे देखते हैं 19वां क्वेश्चन। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होती है। तो नर्सरी कक्षा में जब शुरुआत किया जाता है तो शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ें क्या होती है, विषय वस्तु जिससे बच्चा सीख सके, क्योंकि इस कक्षा में पढ़ने वाला बालक मनोवैज्ञानिक रूप से अपने परिवार से सर्वाधिक रूप से प्रभावित होता है। तो इस कदम में शिक्षक अधिक बेहतर तरीके से बच्चों से जुड़ सकता है। इस कदम में शिक्षक अधिक बेहतर तरीके से विद्यार्थियों से जुड़ सकता है। तो इसमें सबसे अच्छा चीज़ क्या हो सकता है कि बच्चा, तो इसमें सबसे पहला पार्ट होता है मेरा परिवार। बच्चा क्योंकि अपने परिवार से बच्चा ज़्यादा लगाव में रहता है, ज़्यादा कांटेक्ट में रहता है। तो अगर इस तरह के माहौल दे के बच्चा को इस तरह की चीज़ें दे के पढ़ाया जाए कहानी के थ्रू मेरा परिवार, तो बच्चा को अच्छे से समझ में आएगा बच्चों को। आगे देखते हैं 20वां क्वेश्चन। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए। तो इसका पहला है समूह गतिविधि के दौरान समझाती के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। दूसरा है नकारात्मक अंतः वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। सुबह प्रत्येक बच्चों को अभिवादन करना चाहिए। और चौथा, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए सामान्य लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर सकारात्मक वातावरण विकसित करने के लिए हमको ये चौथा सही है कि विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए सामान्य लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। चाहे बच्चे का IQ कैसा भी हो, बच्चे का मेंटल स्टेट बहुत वो हो, बस इस चीज़ में बच्चों को एक समान देखना चाहिए। प्राइमरी स्तर में बच्चों को एक समान, ऐसा नहीं किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा पढ़ाई में बर्डन दे दे, किसी को बहुत ज़्यादा डांटे, किसी को बहुत ज़्यादा चीज़ें करे, किसी को बिल्कुल ना करे। नहीं, ऐसा नहीं, सामान्य लक्ष्य निर्धारित करें कि आपको इतना पढ़ना है तो इतना पढ़ना है। कल एक चैप्टर पढ़ के आना आप लोगों को तो पढ़ के आना है, कल ये क्वेश्चन याद करके आना है तो याद करना है। तो सारे बच्चों के लिए होना चाहिए। आगे देखते हैं 21वां क्वेश्चन। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को सामान्य संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। दूसरा, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकने वाला होगा। तीसरा है स्वयं बच्चों को त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। चौथा, यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। तो आपका इसमें 21वां में होगा आपका
चौथा कि बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो ये सत्य है बच्चों द्वारा त्रुटियों को। अगर एक शिक्षा, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ें होती है, अगर बच्चा फेल होता है तो ये बच्चा को ये नहीं कहा जाएगा कि बच्चा फेल हो गया है, बच्चा नहीं फेल हुआ है, पूरा सिस्टम फेल हुआ है। यहाँ पे टीचर का वो होता है कि टीचर ने नहीं सही से पढ़ाया या टीचर पे डिपेंड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पूरा सिस्टम पे हो जाता है कि अगर बच्चा फेल हुआ तो सिस्टम फेल हुआ, क्योंकि बच्चे को अच्छे से नहीं पढ़ाया गया, बच्चे अच्छे से नहीं समझ पाए, उस हद तक बच्चे को नहीं समझाया गया। तो यहाँ वही चीज़ें हैं। तो यहाँ चौथा ऑप्शन सही होगा कि यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है, वो असफल रहा है। आगे देखते हैं 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन है, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदल देती है और मोनिका को यह प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है कि वह, तो यहाँ है जेंडर बायस की चीज़ें हो रही है कि अगर बच्चा बताने की कोशिश कर रहा है तो उसको सुनना चाहिए, ये नहीं कि उसको और आपको और हड़काना है और कठिन शब्द दे दीजिए और वो बच्चा ना बता पाए। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है, और दूसरा है मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है, और तीसरा है राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में डालना चाह रही हैं, और चौथा है इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने की योग्य नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चा अगर कोई चीज़ बता रहा है तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और अगर बोलने में वो लड़खड़ा रहा है या कुछ बता रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए कि हाँ आप सही बता रहे हो, सही बता। ये नहीं कि उसको क्या कहते हैं कि अगर वो बताने की कोशिश कर रहा है तो और डिफ़िकल्ट वर्ड में उससे क्वेश्चन पूछिए और फिर इस तरह की चीज़ें नहीं। तो 22वां का आपका दूसरा है कि मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही हैं, ये चीज़ें हैं इसमें। चलिए आगे देखते हैं 23वां क्वेश्चन। एक शख्स विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देता है। तो एक सख्त विद्यालय अपने शिक्षकों को निम्नलिखित में से किस चीज़ पे बढ़ावा ज़्यादा देता है। तो पहला है प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृद्धि, दूसरा परीक्षण करने की प्रवृत्ति, तीसरा स्मृति, तीसरा अनुशासित स्वभाव। तो आपका 23वां में पहला होगा प्रतिस्पर्धा अभिवृत्ति। इसका मतलब हुआ कि एक सख्त विद्यालय अपने शिक्षकों को प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृद्धि को सर्वाधिक बढ़ावा देता है ताकि शिक्षक परस्पर प्रतिस्पर्धा से स्वयं को और बेहतर कर सकें, मतलब प्रतियोगिता वाली चीज़ें करें कि ताकि शिक्षक अपने आप को और अच्छे से इम्प्लीमेंट करके अपने अच्छे से और बच्चों को डिस्कस करके बच्चों को बता सके चीज़ों को और अच्छे से बच्चों को विस्तृत से और डीप में जाके और अच्छे से बच्चों को बता पाए और बच्चे से चीज़ें कर पाए। तो ये एक शख्स विद्यालय को बढ़ावा देने का है। चलिए आगे देखते हैं 24 क्वेश्चन देखते हैं। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। भाषा में अर्थ सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो इसमें स्वमिहन होता है, दूसरा है संकेत प्रयोग विज्ञान होंगे, दूसरा वाक्य, चौथा हुआ रूपिमा। तो आपका इसमें 24 में आपका पहला क्वेश्चन सही है। स्वामीन होना मतलब कि स्वामीन भाषा की सबसे छोटी इकाई है। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन की संबंधित है। तो बुद्धि लब्धांक सामान्यतः इसमें पहला है मध्य, दूसरा है कम से कम, तीसरा है पूर्ण, चौथा है उच्च। तो इसमें आपका ये हुआ है कि उच्च रूप से शैक्षिक निष्पादन से संबंधित होता है बुद्धि लब्धा समदांक, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति के बौद्धिक स्तर का आसानी से पता चलता है। यह एक मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के बीच का अनुपात होता है जिसे 100 से गुणा करके इसे प्राप्त किया जाता है। कि बच्चे की बुद्धि लब्धा जानने की कोशिश की जाती है कि उसका IQ लेवल क्या है। तो ये उससे संबंधित है। तो इसमें 25वां का सही क्या होगा, सामान्यतः उच्च होगा, उच्च। चौथा सही है। चलिए आगे देखते हैं 26वां क्वेश्चन। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय किसके। तो पहला है संवेगात्मक बुद्धि लब्धता से संबंधित नहीं है, दूसरा है बुद्धि प्रकरण सक्रियाओं का एक विशिष्ट समुचित है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है, चौथा है विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जाता है, चौथा है विविध
तरीकों से सीखने का आकलन प्रस्तुत करना। तो 26 का आपका हुआ, 26 का आपका दूसरा सही हुआ, 26 का आपका दूसरा क्वेश्चन सही, दूसरा नंबर का सही हुआ। बुद्धि प्रकरण प्रक्रियाओं का एक विशिष्ट समुचित है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन और बचा है। तो 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसके लिए 27 सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय, मतलब सीखने के लिए आकलन करना निम्नलिखित में से ध्यान है सिवाय किसके। तो ये पहला है विद्यार्थियों की आवश्यकता, दूसरा विद्यार्थियों की त्रुटियां, तीसरा विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां और चौथा विद्यार्थियों की अक्षमता। तो आपका इसमें विद्यार्थियों को सीखने के लिए अधिगम शैली और विद्यार्थियों की अक्षमता है। सीखने के लिए आकलन का अध्ययन करना हो सकता है, अध्ययन करना होता है, इसका आकलन करना, सीखने की आवश्यकता विद्यार्थियों की चीज़ों के लिए। तो आपका इसमें 27वां का पहला सही हो गया, विद्यार्थियों की आवश्यकता, सीखने के लिए आकलन करना विद्यार्थियों की आवश्यकता है। 28वां देखते हैं। एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनगढ़ मतलब अमीर परिवार द्वारा गोद लिया जाता और दूसरे को एक निर्धन यानी गरीब परिवार द्वारा 1 वर्ष के बाद उस दोनों की बुद्धि लब्धता के बारे में निम्नलिखित में से अवलोकन करने का सर्वाधिक संभावना है। जैसे एक ही मतलब जुड़वा बच्चे हैं, एक ही घर के जुड़वा बच्चे हैं, तो एक को अमीर परिवार में पालन पोषण किया जा रहा है, एक को गरीब परिवार में पालन पोषण किया जा रहा है गोद लेके। तो उनके IQ लेवल में क्या डिफरेंट आएगा, उनके IQ लेवल में डिफरेंट आएगा। तो यहाँ क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि उनके IQ लेवल में डिफरेंट होगा कि नहीं होगा। तो इसमें पहला है कि धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धता को प्रभावित नहीं करता। यहाँ तीसरा है निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। चौथा है दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। तो इसमें 28वां का दूसरा सही है कि सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धता को प्रभावित नहीं करता। मतलब जो उनका IQ लेवल है, भले से उन लोग के रहन सहन में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बस उनका जो IQ लेवल है वो प्रभावित नहीं होगा, वो चीज़ें इन लोग का प्रभावित नहीं होगा, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा माना जाता है। 29 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है, मतलब सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है, उत्साहित करता है। तो पहला है बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों को चयन करने की प्रवृत्ति, बहुत सरल या बहुत कठिन लक्ष्यों को चयन करने की प्रवृत्ति जो सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। और दूसरा है लक्ष्यों को प्राप्त करने की अभिव्यक्ति, व्यक्तिगत संतुष्टि। तीसरा है बाह्य कारण, मतलब बाहर से कोई फोर्स कर रहा है। और चौथा है असफलताओं से बचने के लिए अभिप्रेरणा, मतलब ये चीज़ें कि कहीं हम असफल ना हो जाए उसलिए प्रयास करें। नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसमें आपका 29 में आपका दूसरा है लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। इसका मतलब अंतर से बच्चा सीखना हो, अगर बच्चे का अंदर से सीखने का चीज़ें होगा तो वह अंतः अभिप्रेरित करना, बच्चा अंदर से मोटिवेटेड रहेगा तो वो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के कर सकता है। तो व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए लक्ष्यों को प्राप्त करना। आगे देखते हैं 30 क्वेश्चन देखते हैं। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धता परीक्षा में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु वर्ष होगी। तो यहाँ आपको मतलब इसका वो निकालना है, IQ लेवल निकालना है। तो IQ का सूत्र होता है बुद्धि लब्धता मतलब IQ, फिर ये होता है कि मेंटल एज और होता है वास्तविक एज, एक्चुअल एज इनटू 100। तो ऐसे करके इसको निकाला जाता है, इसका फार्मूला है। तो ऐसे करके इसको निकालने पे आपका मानसिक आयु रखेंगे, यानी IQ लेवल बराबर IQ लेवल बराबर इसका कितना अंक प्राप्त करता है, तो ये 70 होगा इनटू इसका वास्तविक एज है 16 और फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा। नहीं ऐसे नहीं करेंगे, एक सेकेंड, इसका ऐसे निकालेंगे। इसको IQ रखेंगे, फिर यहाँ मानसिक आयु तो 75 होगा, यहाँ 16 होगा, यहाँ 100 होगा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे और ये यहाँ जाएगा तो ये होगा 12 ईयर, यानी वास्तविक और
वास्तविक आय और मानसिक आय दोनों का वो रखेंगे तो इसको ऐसे निकाल लेंगे। तो ये 12 साल हुआ, तो इसमें आपका ये दूसरा सही हुआ। चलिए आगे देखते हैं। इसका फॉर्मूला ही यही है, इसका फॉर्मूला ही यही होती है। इसका फार्मूला IQ बराबर, इसका हिंदी में है मानसिक आय मानसिक आय अपन वास्तविक आय, वास्तविक आय इंटू 100 होता है। इसी फार्मूले पे रख करके यहाँ बराबर करके यहाँ 100 ऐसे रख करके तब इस पर निकाला जाता है। चलिए तो ये हुआ, तो इस क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। तो आगे भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलते रहेंगे। धन्यवाद।